हेलो दोस्तों, हमारे आज नए टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है, आज का जो टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन से। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। तो जो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ वो काज करने वाले होते हैं, चाहे वो पैथोजेनिक होते हैं और चाहे वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, सभी को जो डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेशन। तो डिसइंफेक्टेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो डिसइंफेक्टेशन की अगर बात की जाए तो इसमें भी जो है हम वो प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, जब वो जो तरीके यूज़ करते हैं जिससे क्या है कि हम जो है पैथोजन डिजीज़ काजिंग जो पैथोजेंस होते हैं उनको जो है किल कर सकें या उनको रिमूव कर सकते हैं। तो डिसइंफेक्टेशन हम करते हैं नॉन लिविंग में, यानी कि जो कुछ फ्लोर हो गया हमारा, जैसे फ्लोर पे हम वो डिसइंफेक्टेंट जो यूज़ करते हैं जैसे फिनाइल वगैरह, तो उस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसको डिसइंफेक्टेशन बोलते हैं। और स्टेरिलाइजेशन हम जो यूज़ करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? वो अगर किसी सर्जिकल पर्पस होगा, जैसे ऑपरेशन वगैरह के लिए, वहाँ अगर जो इंस्ट्रूमेंट हैं तो वो चाहिए हमें कि उसमें जो 100% तक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिमूव होने चाहिए, तो जिसकी वजह से हम स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन थोड़ा एक्सट्रीम प्रोसेस आ जाता है। वहीं अगर डिसइंफेक्टेशन की बात की जाए तो ये जो ऑर्गेनिज्म है या इन्फेक्शन है उसको कई कई बार स्प्रेड करने का भी काम कर कर देता है। तो एंटीसेप्टिक की अगर बात की जाए तो एंटीसेप्टिक यूज़ होता है यानी कि लिविंग सेल्स पे, यानी कि लिविंग बॉडी पे जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो केमिकली स्टेरिलाइजेशन हो, चाहे वो कुछ रेडिएशंस का यूज़ करके करें। तो एंटीसेप्टिक का मतलब है लिविंग पे यूज़ करने का। अभी मेथड्स बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन की, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल, दूसरा होता है फिज़िकल, तीसरा होता है केमिकल। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल में हमारे पास आ जाता है स्क्रबिंग, फ़िल्ट्रेशन और तीसरा सेडिमेंटेशन। वहीं अगर बात की जाए फिज़िकल की तो हमारे पास आ जाता है सनलाइट, ड्राइंग, हीट में हमारा माउस्ट हीट आ जाती है और ड्राई हीट आ जाती है, रेडिएशंस आ जाती हैं और अल्ट्रासोनिक भी आ जाती हैं। आगे हम बात करेंगे केमिकल की। तो केमिकल में कोल टार डेरिवेटिव्स हम यूज़ करते हैं। जो कोल होता है एक्टिवेटेड चारकोल, उसको यूज़ करते हैं। डाइज यूज़ करते हैं, कुछ एसिडिन जो कंपाउंड होते हैं, जो एसिडिक कंपाउंड होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। हैवी मेटल्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स हमारी आ गई लेड वगैरह, मरकरी वगैरह जो है ये हैवी जो मेटल्स में गिनी जाती हैं। एंटीसेप्टिक्स जैसे सैवलोन हो गया, डिटॉल हो गया, ये हमारे एंटीसेप्टिक्स आ गए। हैलोजेंस हो गए, तो हैलोजेंस की एक सीरीज़ होती है केमिस्ट्री में, तो उस टाइप के ये कुछ एलिमेंट्स आते हैं हैलोजन के अंदर, तो हम ये डिस्कस करेंगे। अल्कोहल बेस्ड, जैसे अल्कोहल बेस्ड आजकल सैनिटाइज़र लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइप के जो सैनिटाइज़र, एसिड्स आ गए, अल्कीन्स आ गई, एसिड्स हो गए, और बेस अल्कीन्स जो है वो बेस हो गए, और सोप्स आ गए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रबिंग की। तो स्क्रबिंग इट इज़ यूज़फुल। तो इसमें जो हम बात करेंगे तो वो किस तरीके की क्लीनिंग होती है, जैसे हाथ धोना आ गया, स्किन को वॉश करना आ गया, स्क्रबिंग ऑफ हैंड्स इन ओटी। तो स्क्रबिंग में हमारा आ जाता है जैसे हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करके हाथ को स्क्रब करना, तो वो भी इसमें आ जाता है। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर जो है फर्श को साफ़ करना, क्लीनिंग ऑफ ओटी ऑपरेशन थिएटर, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स वो भी आ जाएगा इसमें। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट फ़िल्ट्रेशन। तो फ़िल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेशन ऑफ वाटर, जैसे वाटर को डिसइंफेक्ट करना होगा तो लेबॉरेटरी जो लिक्विड्स होंगे उसके लिए भी हम फ़िल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेशन ऑफ कल्चरल मीडियम, तो जो कल्चर किया जाता है लैब में उसको भी फ़िल्टर करने के लिए हम फ़िल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। और कुछ जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होते हैं उसमें भी हम डिसइंफेक्टेशन फ़िल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया सेडिमेंटेशन। इट इज़ यूज़फुल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो सेडिमेंटेशन में हम देखते हैं कि जो हैवी जो भी जैसे सैंड होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो प्योर वाटर है वो ऊपर फ्लो करता है, तो उस टाइप के जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन होती है लेबॉरेटरी के कुछ जो प्रोसेस होते हैं उसमें भी हमें सेडिमेंटेशन देखने को मिलती है। अभी बात करेंगे फिज़िकल प्रोसेस की।
तो फिज़िकल प्रोसेस में हम बात करेंगे सनलाइट। सनलाइट जो है वो हम देखते हैं कि सर्दियों में हम जो है अपने कपड़े जो है धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं, ताकि जो उसमें से कुछ जो बैक्टीरिया जहाँ कुछ डिजीज़ काजिंग पैथोजेंस या स्पोर्स जो हैं वो डैमेज हो जाएँ या डेड हो जाएँ, तो वो उस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ बेड पैन। तो बेड पैन यानी कि जो बेड पैन जो यानी कि जिस पे हम यूरिन कलेक्ट किया जाता है कई बार से, और जो पेशेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और उसको भी क्या बहुत बार हम जो है वो सनलाइट में रखते हैं यूराइनल्स आफ्टर क्लीनिंग। तो धोने के बाद जो बेड पैंस होते हैं जैसे वोमिट कलेक्ट करने के लिए, यूरिन कलेक्ट करने के लिए, तो उसको भी हम क्या करते हैं वॉश करने के बाद सनलाइट में रख देते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर इन टैंक। टैंक में जो वाटर होता है उसकी भी स्टेरिलाइजेशन हो जाती है धूप से। रिवर में जो पानी होता है और लेक में जो पानी होता है। ड्राइंग की बात की जाए तो ड्राई किसी, जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे अभी नोवल कोरोना वायरस आया था, तो उसके बारे में भी ये कहा जाता था कि जो वो भी लिक्विड पे रह सकता है, यानी कि जो एरिसोल होता है जानी कि जान जो हमारे स्पुटम के जो स्पुटम पे वो रह सकता है। अगर किसी भी एरिया को अगर ड्राई कर दिया जाए तो वो भी कुछ समय के बाद जो है वो डेड हो जाता है। तो ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि जो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं तो वो किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जब उधर ड्राइनेस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो उनकी सेल वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है। जहाँ अगर सेल वॉल नहीं भी होती तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट हीट का। तो हीट हमारा जो है मेन टॉपिक रहने वाला है। तो हीट में हम बात करेंगे माउस्ड हीट। माउस्ड हीट की अगर बात की जाए तो जिस हीट में नमी होगी, नमी जैसे हमारे कुकर में से जो हवा निकलती है, यानी कि वो वाटर वेपर्स होते हैं, अगर उनको कलेक्ट किया जाए तो उनमें से जो है वाटर निकलता है, तो उस टाइप की हीट क्या होगी, हमारी माउस्ड हीट होगी। और ड्राई हीट की अगर बात की जाए तो जैसे हम एक मोमबत्ती जला लेते हैं और एक लोहे की मेटल उस पर रखते हैं, और उस लोहे की मेटल को तब तक हम गर्म करें जब तक वो उसका कलर जो है लाल ना हो जाए, तो उस टाइप की हीट को क्या बोलेंगे, ड्राई हीट। माउस्ड हीट पे हम बात करेंगे तो माउस्ड हीट में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। बॉइलिंग आता है, स्टीम आता है, टाइटलाइजेशन आता है, पास्चराइजेशन आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पे। तो बॉइलिंग कहाँ पे यूज़ होती है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ नीडल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सिरिंजेस, कंटामिनेटेड डिशेज़। तो सिरिंज होगी, जैसे नीडल्स होगी, तो आज के ज़माने में तो उनको स्टेरिलाइज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो सिंगल यूज़ वाली सिरिंजेस आ रही हैं, मगर पहले जो था उनको स्टेरिलाइज़ करके फिर से यूज़ किया जाता था। तो इसके लिए भी सिरिंजेस होगी, और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनको भी हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करके उनकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। तो इससे क्या होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो डेड हो जाते हैं, फंगस भी डेड हो जाती है, और वायरस और सम स्पोर्स। तो हम देखते हैं कि जो फंगस होती है वो कैसे स्पोर से जो है उसके अपने स्पोर्स से डेवलप होती है। तो फंगस के जो स्पोर्स हैं वो उड़ के जाते हैं और नई जगह अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, तो उनके स्पोर्स भी इससे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि बॉइलिंग से। पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो हमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो याद रखने हैं जब हम बॉइलिंग को परफॉर्म कर रहे होंगे स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। क्लीन द आर्टिकल थॉरली बिफोर द बॉइलिंग। तो जब भी हमें बॉइलिंग परफॉर्म करनी है तो उससे पहले हमें जो आर्टिकल्स हैं जिनको हमें स्टेरिलाइज करना है तो उनको अच्छे से वॉश करना रहता है। दूसरा हमारा आ गया, आर्टिकल मस्ट बी फुली इमर्स्ड इन वाटर। तो जो आर्टिकल होंगे वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए होने चाहिए। जिस भी हम यूटेंसिल में या बर्तन में उनको बॉयल कर रहे हैं। काउंट द टाइम व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। तो उस जब वाटर जो पानी जो है उबलना शुरू हो जाए तो उसके बाद से जो है टाइम को काउंट करना शुरू कर देना चाहिए। डू नॉट ऐड एन और रिमूव एनी आर्टिकल ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस। तो किसी भी आर्टिकल को उसमें से निकालना नहीं है जब वो बॉयल हो रहा होगा। कीप द बॉयलर कवर विद लिड। जो बॉयलर होगा उसको ढक्कन लगा के रखना है, उसका लिड लगा के रखना है। नेवर पुट ग्लास आर्टिकल इन बॉइलिंग वाटर। तो इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जो ग्लास आर्टिकल्स होते हैं, जो कांच से बने हुए आर्टिकल होते हैं, उनको कभी भी पानी में नहीं रखना है, क्योंकि कई बार जो है वो कांच के जो यूटेंसिल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। रबर आर्टिकल शुड नॉट बी बॉयल्ड मोर देन 5 मिनट। तो जो रबर के आर्टिकल होते हैं कुछ, तो उनको 5 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं करना है,
बॉयल टाइम शुड बी इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। तो जो बॉइलिंग टाइम होता है, अगर हम हाइट पे जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर नहीं, जो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग टाइम में ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने में ज़्यादा टाइम जाता है। स्टीम, अभी स्टीम पे बात करेंगे। फ्री फ्लोइंग स्टीम, स्टीम अंडर प्रेशर एंड हाई वैक्यूम स्टेरिलाइजेशन। तो स्टीम के अंडर जो हमारा आता है, तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे फ्री बॉइलिंग स्टीम। इट इज़ यूजफुल इन प्रेपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम इन लेबॉर्ट्री। तो कल्चर हम करवाते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस का, ताकि उनका जो टेस्ट है उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो बहुत सारे जो कल्चर करवाए जाते हैं, जैसे यूरिन कल्चर हो गया, तो उस टाइप के कल्चर्स को स्टेलाइज करने के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं? फ्री फ्लोइंग स्टीम। प्रोसेस ऑफ कैनल फूड इन होम। तो जो हम रोटी, जहाँ कोई भी किसी तरह का जो खाना घर पे बनाते हैं, तो वो फ्री फ्लोइंग स्टीम होती है, यानी कि ऊपर से हम इतना टाइट ढक्कन नहीं रखते उस पर, जिससे कि हम स्टीम को एस्केप होने से बचा सकें। अगर हम कुकर का भी, कुकर जो होता है उसका भी यूज़ करेंगे, तो उससे भी जो है वो स्टीम जो है निकल जाती है बाहर। तो उस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उसको भी फ्री फ्लोइंग स्टीम कहते हैं, जिससे स्टीम जो है बाहर निकल जाती है। अभी हम बात करेंगे स्टीम अंडर प्रेशर एंड ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेव हम सभी ने देखा होगा शायद से, तो जिसने नहीं देखा होगा तो वो अज्यूम कर लें कि जो ऑटोक्लेव में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से कवर होता है ऊपर से। तो इसका जो यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये देख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पोर्स। तो ये हाँ आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होंगे या नॉन पैथोजेनिक होंगे, चाहे वो डिज़ीज़ काज करने वाले होंगे और चाहे वो डिज़ीज़ नहीं काज करने वाले होंगे, मगर वो सारे इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फ्री स्ट्रीम अंडर प्रेशर, जो ऑटोक्लेविंग के अंडर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जो कुछ पोर्स रहते हैं, जैसे फंगस के पोर्स रहते हैं, वो भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऑपरेटर्स का नाम होता है ऑटोक्लेव। तो आप सभी ये इधर पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स बात करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो स्टीम अंडर प्रेशर इज ड्यू टू हीट ऑफ मॉइस्चर स्टीम अंडर प्रेशर एंड नॉट द प्रेशर इटसेल्फ। तो जो ऑटोक्लेविंग होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि स्टीम अंडर प्रेशर इज ड्यू टू द हीट ऑफ मोस्ट स्टीम अंडर प्रेशर। तो जो प्रेशर जो होता है वो कहाँ से बनता है? जो हम स्टीम जो पानी के उबलने से बनती है, उससे ही वो प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर के अंडर जो है वो स्टेरिलाइजेशन होती है। तो उसका मैकेनिज़्म क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे, टेम्परेचर होता है हमारा 121 डिग्री सेल्सियस। और जो 15 LVS जो हमारा जो है वो प्रेशर होना चाहिए, जो कि रेंज करता है 115 से लेके 15 मिनट तक। तो हमें 15 मिनट तक जो है वो हमें जो 20 मिनट्स तक 15 LVS जो है वो प्रेशर मेंटेन करना होता है। साथ में 121 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान भी मेंटेन करना होता है ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग। जब हम ऑटोक्लेव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें 121 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करना है, और मिनिमम 15 जो LVS जो होता है वो प्रेशर भी मेंटेन करना है 20 मिनट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ऑटोक्लेव कुछ इस तरह से होता है। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो आपको क्या क्या जो पॉइंट्स वो जो हैं वो याद रखने हैं। ऑल द ईयर इन इज अलाउड टू बी एस्केप। तो जितनी भी ईयर होती है वो उसको अलो कर देना चाहिए कि वो बाहर निकल सके। और दूसरा आ गया चैम्बर इज फिल्ड विद स्टीम। तो जो चैम्बर होगा उसमें जो स्टीम क्या होती है, जो कि पानी के उबलने के बाद जो भाप भाप निकलती है, तो चैम्बर जो है उस भाप से भरा होगा, क्योंकि नीचे पानी उबल रहा होगा और कुछ जो आर्टिकल्स जो हैं वो ऊपर रखे गए होंगे, तो उसमें जो है उनको स्टीम मिलेगी। तो प्रेशर ऑफ स्टीम रीच, तो प्रेशर जब स्टीम का 15 LVS जो रीच कर लेगा, तो उसको रिमेन कांस्टेंट रखना है, उसको मेंटेन करना है। तो हीट को जो है वो उस पे मेंटेन करना है, ताकि जो 15 LVS जो है प्रेशर मेंटेन हो सके। तो टेम्परेचर राइज टू 121 एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर गिवन टाइम।
तो जो है 121 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है और उसको कांस्टेंट बनाए रखना है कुछ समय के लिए। बंडल शुड नॉट बबल शुड नॉट बी वेरी लार्ज। तो जो बबल्स होंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बंडल्स शुड नॉट बी वेरी लार्ज। तो बंडल्स की जो बात की जा रही है, तो बंडल्स हमारे पास होते हैं जैसे कि हम जो गॉज यूज़ करते हैं जैसे कि सर्जिकल गॉज वगैरह, तो उनको भी हम पहले स्टेरिलाइज करते हैं स्टीम के अंडर। तो जो उनके बंडल्स होंगे तो वो जो हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए। वो कुछ जो हैं कुछ ही जो उसमें गाज पीस होने चाहिए एक लेयर में। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 से 20 लेयर ही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लेयर्स होंगी तो जो सेंटर में लेयर रहेगी वहाँ तक जो है वो स्टीम नहीं पहुँच पाएगी। तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और जो बंडल्स जो हैं वो लूज़ली पैक होने चाहिए। तो लूज़ली पैक होने का मतलब ये है कि उनको जो है वो दबा के पैक नहीं किया गया होना चाहिए। वो उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए ताकि उनमें से जो है स्टीम अच्छे से पास हो सके। देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ स्टीम इनसाइड द चैम्बर। तो जो चैम्बर होगा ऑटोक्लेव का, तो उसमें जो है वो जो स्टीम है वो फ्रीली फ्लो करनी चाहिए ताकि जो उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो सारे जो हैं अच्छे से स्टेरिलाइज हो पाएँ। स्टेरिलाइज्ड आर्टिकल मस्ट बी वेट एंड डैम्प व्हाइल रिमूविंग फ्रॉम द ऑटोक्लेव। तो जो आर्टिकल हम ऑटोक्लेव से निकालेंगे तो ऑब्वियसली मतलब वो ऐसा तो है कि क्योंकि वो अगर स्टीम में रखे हैं तो स्टीम से क्या वाटर तो गीले तो हो जाएंगे और वेट होंगे। तो ध्यान रखना है जब भी आप निकाल रहे हों तो सम टाइप ऑफ वो गर्म भी हो सकते हैं। तो आपको जो है वो कॉशियस रहना है, सतर्क रहना है ताकि ना ही उससे कोई हार्म हो वो हीट होने की वजह से। और उनको यूज़ करने से पहले उनको ड्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स का जो डिफरेंट प्रेशर दिया हुआ है तो ये आपको याद रखना है। तो इंस्ट्रूमेंट अगर हम स्टेरिलाइज़ कर रहे हैं तो कम हमें 30 मिनट के लिए उनको स्टेरिलाइज़ करना चाहिए और 20 का जो है वो प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। और टेम्परेचर की बात की जाए तो 121 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर भी हमें मेंटेन करना चाहिए। लाइन एंड ड्रेसिंग, तो जो ड्रेसिंग और गाज जो होता है उसको भी स्टेरिलाइज़ हम 30 मिनट तक कर सकते हैं और 20 का जो है वो प्रेशर रख सकते हैं और 115 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए सिरिंजीज़ की, तो सिरिंजीज़ को हम 15 मिनट तक जो है वो स्टीम कर सकते हैं और 15 डिग्री एलवीएस का जो है वो प्रेशर होना चाहिए और 15 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। वहीं अगर ग्लव्स और कैथेटर और रबर गुड्स की बात की जाए तो उनको हमें 15 मिनट ही वो करना है क्योंकि जो रबर के लिए ज़्यादा हीट जो है वो हानिकारक होती है। तो 15 एलवीएस का प्रेशर रख के 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हमें उनको स्टेरिलाइज करना है। एम्प्टी द बॉटल्स एंड इंजेक्शंस, जो एम्प्टी बॉटल्स होती हैं चाहे चाहे वो हमारी जो है टेस्ट ट्यूब्स होती हैं चाहे, तो उनको जो है हमें 15 मिनट तक करना है और 15 जो प्रेशर जो है मेंटेन करना है और 115 डिग्री सेल्सियस तापमान भी मेंटेन करना है। नॉर्मल सलाइन और ग्लूकोज जो रहता है उसको 20 मिनट तक और 20 प्रेशर भी मेंटेन करना है और 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पे बॉयल करना है। अगर ग्लास बेयर की बात की जाए तो उनको भी हमें 15 मिनट तक ही करना है और 15 जो प्रेशर है वो भी मेंटेन करना है। तो ये आप फ्लो चार्ट जहाँ ये जो चार्ट दिया हुआ है इसको भी याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। हाई वैक्यूम स्टेरिलाइजेशन, दिस इज़ ए न्यू टाइप ऑफ प्रेशर स्टीम sterilizer with vacuum system used in pressure 28 to 30 lvs. It is useful in sterilization of fibers, rubbers, article sterilization of instrument for theater use. तो जो हाई वैक्यूम स्टेरिलाइजेशन होती है तो ये अभी न्यू टाइप की स्टेरिलाइजेशन है। इसमें जो है वो किसी भी प्रकार की जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलती और उसके अंदर ही जो है वो हाई टेम्परेचर मेंटेन करके उसमें ही जो जैसे फाइब्रिक जो आर्टिकल जहाँ रबर के जो आर्टिकल होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं उनको भी स्टेरिलाइज किया जाता है। टिंडलाइजेशन की बात करेंगे, इट इज़ द ट्रांसमिट एंड इंटरमीडिएट it is intermittent sterilization. It include the application of steaming for 30 minutes or 3 successive days. It is useful in, तो जो
स्टेंटलाइजेशन होता है, इसमें जो हम देखते हैं तो इसमें जो है 30 मिनट तक जो है एप्लीकेशन जिसको भी हमें स्टेरिलाइज करना है उसको जो है 30 मिनट तक स्टीम में स्टेरिलाइज किया जाता है। तो ये भी ऐसे सेम ही है जैसे ऑटोक्लेविंग प्रोसेस था, जैसे वैक्यूम प्रोसेस है, तो स्टीम का यूज़ ही हो रहा है सभी प्रोसेस में, मगर कुछ इसमें जो चेंजेस आ रही हैं। तो ये जो स्टेरिलाइजेशन है इसमें भी स्टीम का यूज़ किया जाता है 30 मिनट्स, और ये 3 दिन लगातार किया जाता है। तो ये किस किस में यूज़ होती है स्टेरिलाइजेशन ऑफ, जैसे वैक्सीन होगी, सीरम्स होगी, कल्चर मीडियम हो गया। तो जैसे वैक्सीन्स जो होती हैं उनको जब किसी में एडमिनिस्टर करना है तो उससे पहले उनको स्टेरिलाइज़ किया जाता है, सीरम्स को स्टेरिलाइज़ किया जाता है, तो उसमें इनका यूज़ होता है। पॉस्चराइजेशन तो हमें सभी को पता है, जैसे स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क होता है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स। तो जैसे पास्चराइजेशन हम सभी को पता है, सिंपली बॉयल करना, जैसे मिल्क को बॉयल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स और सीरम में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, तो एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि जो कि ऑर्गन के अंदर से जाके उनको ट्रीट करते हैं विदाउट एनी सूचर्स, विदाउट एनी ऑपरेशन एंड कटिंग। मेथड्स की बात की जाए, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, अल्ट्रा टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होल्ड मेथड। तो मेथड्स में हमें इसमें देखने को जो मिलती हैं वो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो अगर टेम्परेचर हाई हम बड़ा ज़्यादा हाई है तो हमें कुछ समय के लिए ही उसको स्टेरिलाइज करना है। अल्ट्रा टेम्परेचर अगर बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे अगर टेम्परेचर है तो वो हो गया। और होल्डर मेथड, तो कुछ देर तक एक इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखने को होल्डर मेथड बोला जाता है। तो ड्राई हीट में हम बात करेंगे रेड हीट, फ्लेमिंग, इंक्लिनेशन एंड हॉट एयर ओवन। तो पहले बात करेंगे रेड हीट, बाय होल्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑन फ्लेम अंटिल दे आर रेड हॉट इट इज़ यूजफुल इन। तो रेड हीट में आप सभी को ये याद रखना है, जब भी हम किसी मेटल को किसी फ्लेम के ऊपर रखते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो मेटल जो है वो रेड हो जाती है। जैसे हम लोहे की बात करें तो ऐसा कब किया जाता है और किस चीज़ के लिए किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ इनकोक्यूलेटिंग वायर्स लूप्स, तो जो वायर्स हम यूज़ करते हैं सूचरिंग वगैरह के लिए, लूप्स जो यूज़ करते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। जो नीडल्स होती हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ फोरसेप्स, आर्टरी फोरसेप्स जो होते हैं होल्ड करने के लिए, जहाँ स्किन को होल्ड करने के लिए, जो स्पैप्स को होल्ड करने के लिए उनको उनको हम बोलते हैं फोरसेप्स। फ्लेमिंग, द ऑब्जेक्ट इज पास्ड ओवर द फ्लेम विदाउट एंड अलोइंग इट टू बिकम रेड। तो फ्लेमिंग में हम सिंपली जो है ऑब्जेक्ट को आग के ऊपर से, फ्लेम के ऊपर से पास करते हैं, उसको इतनी देर तक उसके ऊपर नहीं रखते कि वो रेड हॉट हो जाए। तो ये सिंपल जो है हम किसके लिए करते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास लाइट्स, जैसे ग्लास लाइट्स होती हैं, कवर स्लिप्स होती हैं जो कवर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स। तो जो माउथ में यूज़ होने वाली जो कल्चर ट्यूब्स होती हैं उनको भी हम ऐसे ही फ्लेमिंग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इंक्रीनेशन में अगर बात की जाए तो बर्निंग इज बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग मटेरियल इट इज यूज्ड इन। तो ये जो इंक्रीज इंक्रीनेशन का जो प्रोसेस है ये हमारा जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो किसी भी मटेरियल को डिस्पोज या डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। डिस्पोज यानी कि उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ सॉइल्ड ड्रेसेस, रेजिस, स्वैप्स। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे कि सॉइल्ड ड्रेसिंग, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में कोई ड्रेस यूज़ हुई और ऐसा सस्पेक्ट है कि शायद वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, जैसे कि कोरोना के दौरान पीपी किट का यूज़ किया जा रहा था, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंक्रीनेशन जो मेथड है उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि उनको बर्न कर दिया जाता है। रेजिस हो गए, स्वैप्स जो यूज़ किए जाते हैं, स्वैप्स चाहे वो रबर स्वैप्स हो गए चाहे वो कॉटन स्वैप्स हो गए, तो उनका जो यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंक्रीनेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ सॉइल्ड पेपर, तो जो सॉइल्ड का मतलब होता है जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, जैसे वो पेपर भी हो चाहे वो माउथ वाइप्स हों,
फेस या माउथ को जिस जिन स्वैप्स से उनको क्या बोलते हैं, बाइप्स, माउथ बाइप्स बोलते हैं, जो माउथ को साफ़ करने के लिए जो यूज़ किए गए क्या होंगे, स्वैप्स होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, माउथ बाइप्स। डिस्पोजल ऑफ एनिमल क्रेसिस, तो जो एनिमल के जो एक्सक्रीटास, जहाँ उनके जो और जो चीज़ होती हैं जो लगता है कि वो इन्फेक्टेड होंगी, तो उनको डिस्पोज करने के लिए भी इंक्लिनेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज जैसे कि हमारा जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, चाहे वो रैपर्स रहते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की आउटर कवरिंग रहती है, तो उनको यूज़ किया जाता है, इसमें इंक्लिनेशन का यूज़ किया जाता है, सिंपली उनको बर्न कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हॉट एयर ओवन, तो इसमें हमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, वो भी 1 से 2 आवर के लिए। तो इट इज़ यूज़फुल इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ, जैसे कि ग्लास बियर्स होगी, टेस्ट ट्यूब्स होगी, सिरिंजेस होगी, नीडल्स होगी, स्टेरिलाइजेशन ऑफ पाउडर बोटल्स, पिपेट्स, फ्लास्क, पैट्री डिशेस, स्टेरिलाइजेशन ऑफ gauze dressing, sterilization of petroleum and other oily substance, sterilization of स्कैपल एंड सीजर्स। तो ये भी हमारा जो है लगभग सेम है, मगर इस प्रोसेस में जो है वो टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है और 1 से 2 आवर तक उसको क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है। तो प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, हॉट एयर ओवन मस्ट बी फिटेड विद फैन टू इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर। तो जो हॉट एयर ओवन होता है, इसमें जो है वो डायरेक्ट जो है हीट नहीं दी जाती, इसमें जो है वो हीटेड एयर जो होती है, हॉट एयर जो है वो पास करवाई जाती है उन आर्टिकल के ऊपर से जहाँ उनके अराउंड से जिनको स्टेरिलाइज करना होता है। इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, तो ये जो है हमें ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए, ओवरलोड नहीं करना चाहिए। अगर जैसे हमारे घर का ओवन होता है तो उसमें कुछ स्पेस दिया होता है कि भाई इतना जो है इतने लीटर का ही इसकी इसकी कैपेसिटी है, तो उसी तरह से जो इस तरीके में जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा होगा उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है। तो ऐसा होता है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही हमें उसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स पुट या डालने चाहिए उस स्टेरिलाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी के अनुसार उसको ओवरलोड कर दिया। आर्टिकल मस्ट बी कम्प्लीटली ड्राई, तो जो भी आर्टिकल हम स्टेरिलाइजेशन के लिए इसमें यूज़ करेंगे ओवन में, तो उसमें वो क्या पहले से सूखे होने चाहिए। ओवन मस्ट बी अलाउड टू क्लोन बिफोर ओपनिंग, तो ओवन जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देना चाहिए उसको खोलने से पहले। अभी हम बात करेंगे रेडिएशंस, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में हम बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास आती हैं रेडिएशंस क्या होती हैं, रेज होती हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक रेडिएशन, आयोनाइज आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक्सरेज। तो यूज़ करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एयरबोर्न इन्फेक्शन। तो यूजेज इनके कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, तो सबसे पहले जो ईयर हमारे आसपास की जो ईयर है उसमें जो इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शंस काजिंग जो बैक्टीरिया वायरस जो माइक्रोब्स हैं, तो उनको जो है स्प्रेड होने से बचाती है, यानी कि हमारे आसपास की एयर को फिल्टर करने का काम करती हैं रेडिएशन। सप्रेस सप्रेशन ऑफ एरिया ग्रोइंग मोल्ड, तो जिस समझ लो कि कोई सरफेस है उस पर कुछ मोल्ड जहाँ जो फंगस है वो ग्रो हो रही है, तो अगर हम वहाँ पे रेडिएशंस का यूज़ करें तो उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पैक्ड मटेरियल, तो कुछ मटेरियल अगर पैक हैं तो उनको भी क्या है, उनको सप्रेस किया जा सकता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सूचर्स, प्लास्टिक ट्यूबिंग एंड डिस्पोजल सिरिंजेस, तो स्टेरिलाइजेशन इनका जो सूचर्स यानी कि जो स्टिचेस जो लगे होते हैं सर्जरी के दौरान, तो उनको स्टेरिलाइज करने का काम किया जा सकता है। प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, जो प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, जो डिस्पोज यानी कि जो ख़त्म हो जाए, मतलब यूजेबल जो सिरिंजेस होती हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक, दीज आर द मैकेनिकल वाइब्रेशन, इट इज़ यूजफुल इन डिस्ट्रॉइंग ऑफ, तो अल्ट्रासोनिक जो ये होती हैं ये वाइब्रेशंस होती हैं, यानी कि ये साउंड वेव्स होती हैं, तो ये हमें हेल्प करती हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन। तो कोएगुलेशन यानी कि कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन होता है
सॉलिडनेस होना, जैसे कि हमारा जो ब्लड है कई बार वो सॉलिड बन जाता है, एक गुत्था सा बन जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। तो उसी तरह से जो है प्रोटीन को कोएगुलेट होने से बचाती हैं ये अल्ट्रासोनिक रेज। और जो डिशवाशर होता है, तो डिशवाशर यानी कि किसी बर्तन को धोने वाला जो काम होता है वो भी किया जा सकता है, यानी कि धोया नहीं जा सकता मगर जो उसके सरफेस पे जो ऑर्गेनिजम्स जहाँ कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनको जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जरूर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अभी हम बात करेंगे केमिकल मेथड्स की। तो डिसइंफेक्टेंट्स, जैसे कि दीज आर द केमिकल यूज। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। वहीं अगर बात की जाए एंटीसेप्टिक की, दी आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। आगे हम बात करेंगे फिनोल की। तो फिनोल हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है। तो डिसइंफेक्टेंट यानी कि फ़िनोल को हम अपने लिविंग सेल्स पे या बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका कैसे यूज़ होता है? तो स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 1:100 की रेशो में हमें यूज़ करनी होती है। ये पानी में इसको क्या करना हो पड़ता है, हमें इसको जो है डाइल्यूट करना पड़ता है, उसके बाद यूज़ किया जाता है। तो ये किस किस में यूज़ होती है? डिसइंफेक्टेशन ऑफ फीसिस, ब्लड, पस एंड स्पूटम। तो अगर किसी सरफेस पे फीसिस पड़ी होंगी आदमी की, एक्सक्रीटा पड़ा होगा, ब्लड पड़ा होगा, पस पड़ा होगा, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए फिनोल का यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेशन ऑफ एल्बुनल मटेरियल, कार्बोलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर को भी क्लीन करने के लिए किया जाता है। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, क्लीनिंग ऑफ कंटेमिनेटेड लाइनिंग्स एंड क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स और वगैरह के लिए डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइजोल की बात की जाए, डिसइंफेक्टेशन ऑफ क्लॉथ्स, एक्सक्रीटा, क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर, टेबल सरफेसिस, बॉल, रबर, ग्लास। तो ये आप सभी सिंपल से हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्योर फॉर्म जो लाइजोल की, वो यूज़ की जाती है डिसइंफेक्टेशन ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, डिसइंफेक्टेशन ऑफ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी बात करेंगे सैवलोन की। तो 1:100 की रेशियो में अगर यूज़ किया जाता है तो इसको बोन्स को क्लीन करने में भी यूज़ किया जाता है सैवलोन का। ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। प्री ऑपरेटिव स्किन प्रेपरेशन, तो ऑपरेशन करने से पहले स्किन को प्रिपेयर यानी कि वॉश करना और उससे जो है कंटेमिनेशन को हटाना भी सैवलोन का काम होता है 1:100 की रेशियो में। क्लीनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स बिफोर एग्जामिनेशन, तो किसी भी बॉडी पार्ट को एग्जामिन करने से पहले भी उसको क्लीन करने के लिए हम सैवलोन का यूज़ करते हैं। तो जो सैवलोन को जब हाई कंसंट्रेशन पे यूज़ करते हैं तो उससे हम जो है इंस्ट्रूमेंट को भी क्या कर सकते हैं? डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कर सकते हैं अगर 1:30 की रेशियो में उसको यूज़ किया जाए। वहीं अगर 1:20 की रेशियो में यूज़ किया जाए तो डिसइंफेक्टेशन, तो सैवलोन हम देखते हैं कि एक थर्मोमीटर जो होता है एक बोतल में रखा गया होता है और उसमें एक सोल्यूशन होता है, तो वो भी जो है सोल्यूशन कई बार सैवलोन ही होता है। डिसइंफेक्टेशन ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीजर्स, आर्टरी फोर्सेप्स, तो इनकी डिसइंफेक्टेशन के लिए हम सैवलोन का यूज़ कर सकते हैं। तो डेटोल का हम यूज़ कर सकते हैं 1:18 की रेशो में। तो इसमें हम ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और डिलीवरी के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी डाइज़ की बात करते हैं। तो डाइज़ क्या होती हैं? ये इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे जो स्किन को कुछ किस तरीके का कलर प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डाइज़ बोलते हैं। जिलेटाइन वॉयलेट जो होता है ये 1% सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टिंग ऑफ इन्फेक्टेड बोन, पेन ऑफ बॉडी कैविटी इन्फेक्टेड विद फंगस, बॉयल्स एंड वर्म्स, डिसइंफेक्टेशन ऑफ बोन्स विद पुरजेंट डिस्चार्जेस। तो पुरजेंट डिस्चार्जेस जैसे कि पस वगैरह जहाँ से निकल रही होगी उनको भी यूज़। एक्रोफ्लैविन की हम बात कर रहे हैं तो ड्रेसिंग, तो ये सभी जो होते हैं, एक्रोफ्लैविन हो गया, फ्लैविन, प्रोफ्लैविन जो हो गया, ये हमारे किस तरीके से यूज़ होते हैं? 2% के सोल्यूशन होते हैं ये। इसमें 2% जो है वो ये सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे एक्रोफ्लैविन हो गया, प्रोफ्लैविन हो गया, फ्लैविन हो गया। तो ड्रेसिंग और इन्फेक्टेशन एंड ड्रेसिंग ऑफ पंचर्ड हाई इफेक्टेड अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये आपको याद रखना है। जो
एक्रोफ्लैविन, प्रोवोफ्लैविन, तो ये किसके अगेंस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस। बाकी तो वुंड पे तो सारे ही यूज़ हो रहे हैं। तो मर्करी क्रोमोस, ड्रेसिंग ऑफ वुंड, प्री ऑपरेशनल स्किन प्रेपरेशन, अर्जिरोल, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आइज, नोज एंड यूरेथ्रा। तो अर्जिनोल का आपको ज़्यादा से यूज़ रखना है कि ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ये बहुत ही डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है। अगर यहाँ पे हम सैबलून और जो स्ट्रांग जो एंटीसेप्टिक हैं उनका यूज़ करें तो बहुत ही हार्म हो सकता है। तो अर्जिनोल जो है इसका आप ज़रूर याद रखना कि अगर आइज़ और नोज़ और यूट्रस और म्यूकस मेम्ब्रेन में अर्जिरोल का यूज़ किया जाता है, वो भी 2% सोल्यूशन। अभी हम बात करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हम सभी ने कभी ना कभी देखा है। तो ये भी एक वाटर के कलर का सेम पानी की तरह दिखने वाला एक फ्लूइड होता है। तो इसका फार्मूला होता है H2O2। तो इसका यूज़ देखते हैं। तो इसकी प्योर फॉर्म जो तो देखते हैं, तो इसकी प्योर फॉर्म ही यूज़ की जाती है। क्लीनिंग ऑफ इन्फेक्टेड वुंड एंड टू रिमूव स्लाउज। तो जो अभी क्या होता है कि इन्फेक्टेड वुंड्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे कुछ डेड जो सेल डिवरीज होती हैं, जो डेड सेल स्किन सेल्स होते हैं, तो उस जगह पे ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। वहाँ के जो डेड सेल्स होते हैं, डिवरीज होती हैं, उनको क्या बर्न, एक तरह से बर्न कर देता है और वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन कर देता है और बहुत हद तक वहाँ पे जो वो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। एज ए ब्लीचिंग एजेंट, तो मैंने आपको पहले बता दिया ब्लीच क्या होता है, सरफेस को एकदम साफ़ करना। तो ब्लीचिंग कैसे करता है, वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन होती है। जैसे ही हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की वुंड पे यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ वहाँ पे क्या बनते हैं, कुछ तरीके के बुलबुले बनते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ तरीके की ऑक्सीडाइजेशन हो रही है। एज हेमियोस्टैटिक सोल्यूशन इन केस ऑफ कैपिलरी ओजिंग। तो ये हेमियोस्टैटिक सोल्यूशन है जब किसी तरीके से कोई अगर कैपिलरीज में कुछ दिक्कत आ जाए तो वहाँ पे उनको जो मेंटेन, हेमियोस्टैसिस क्या होती है, एक बैलेंस को मेंटेन करना, जहाँ किसी चीज़ को जो एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है उसको कम करना। तो अगर 3% का परऑक्साइड का सोल्यूशन यूज़ किया जाए तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ एज माउथ वॉश और गार्गलिंग। तो 3% का अगर होगा, 3% परऑक्साइड का अगर सोल्यूशन होगा तो उससे हम माउथ वॉश कर सकते हैं। और गार्गलिंग, वो क्या गार्गल्स हम बोलते हैं। तो गार्गल्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो भी होता है वो पानी में नमक डाल के जो गार्गल्स करते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं H2O2 से। अभी पोटेशियम की बात कर रहे हैं, माउथ वॉश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैडर वॉश के लिए भी यूज़ किया जाता है, शीत बाथ के लिए यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेशन ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स। तो जैसे खाने के लिए और जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं उसमें भी पोटेंशियल जो है पोटेशियम का यूज़ किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले यूज़ किया जाता है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, डिसइंफेक्टेशन ऑफ एक्सक्रीटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लोरीन गैस का डिसइंफेक्टेशन ऑफ वाटर ही किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लीनिंग ऑफ फ्लोर एंड यूज इन लॉन्ड्री। यूज सोल्ट सोल्यूशन, क्लीनिंग ऑफ इन्फेक्टेड बोन एंड टू रिमूव द स्लज। तो स्लज हो गया जो डेड सेल डिवरीज होती हैं उनको रिमूव करने आ जाऊँ, वो जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं आयोडीन सोल्यूशन। हम सभी जो बोलते हैं जानते हैं, जैसे टिंचर हो गया, जहाँ हम बोलते हैं बिटाडीन जो है वो भी आयोडीन सोल्यूशन होता है। तो प्योर फॉर्म में हम इसको यूज़ करें तो इससे हम ड्रेसिंग में यूज़ किया जा सकता है। प्री ऑपरेशनल स्किन प्रेपरेशन, स्किन को डिसिन। तो जो आयोडीन सोल्यूशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स और हर एक एरिया में। तो फर्स्ट एड की किट में तो आयोडीन सोल्यूशन हमें देखने को मिल ही जाता है। सिपरेट यानी कि अल्कोहल। तो अल्कोहल का 70% का जो सोल्यूशन होता है उसको सिपरेट बोलते हैं। तो इसमें प्री ऑपरेशनल स्किन प्रेपरेशन, स्किन को डिसइंफेक्ट करना, क्लीनिंग ऑफ बोन्ड को भी क्लीन किया जा सकता है, मगर ये ना इरिटेटिंग ज़्यादा होता है। तो जो न्यू बोन्ड होता है तो उसको क्लीन करना इससे उतना बेहतर नहीं होता। क्लीनिंग ऑफ स्किन बिफोर गिविंग इंजेक्शन देने से पहले जो है एरिया को अच्छे से डिसइंफेक्ट करने के लिए सिपरेट का यूज़ किया जाता है। क्विक डिसइंफेक्टेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो जल्दी से अगर अगर जल्दी जल्दी में डिसइंफेक्ट करने हों इंस्ट्रूमेंट तो वहाँ पे हम सिपरेट का यूज़ कर सकते हैं। बोरिक एसिड की बात की जाए तो 1:100 की रेशियो में
तो हम आइस वॉश भी कर सकते हैं, क्रोमेटिन एसिड क्लीनिंग ऑफ ग्लास बियर। तो 1:100 की रेशियो में क्रोमिक एसिड से हम जो है वो जो ग्लास वेयर्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, डिसइंफेक्टिंग ऑफ रूम। फार्मलिन, तो फार्मलिन भी हम सभी को पता है, तो इसका हम यूज़ किया जाता है टैबलेट्स की फॉर्म में। तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ गम, इलास्टिक एंड रबर आर्टिकल इन डिसइंफेक्टेशन ऑफ ब्लैंकेट्स, मैट्रेस एंड लाइनिंग ऑफ इन्फेक्टेड केसेस इन क्लोज रूम। गैस के फॉर्म में हमें प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिमेन इन लेबोरेटरी। तो इसका जो है टैबलेट्स की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, गैस की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, और सोल्यूशन की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। आगे हमारे आगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये हमें सभी को पता है कि जैसे हैंड वॉश के लिए यूज़ किया जाता है रिमूवल ऑफ फॉरेन मैटर फ्रॉम सॉलिड सरफेसेस। अभी हमारी आ गई केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद केमिकल substances इज नोन एज द केमोथेरेपी एंड केमिकल substances आर नोन एज केमोथेरेप्टिक एजेंट्स। तो केमोथेरेपी क्या होती है, कुछ केमिकल्स को यूज़ करना किसके लिए, किसी डिजीज़ के अगेंस्ट, उसको क्या बोलते हैं, केमोथेरेपी। दिस सब्सटेंस आर prepared in chemical laboratory and obtained from microorganisms और some plants and animals। तो ये हमारे जो है केमिकल, जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कई बार लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जहाँ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले गए होते हैं, जहाँ फिर किसी प्लांट और एनिमल से होते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे वूसल्फोन ऑक्सीरूबिसिन। तो मॉडिफाई मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ माइक्रोब्स। तो ये कैसे काम करते हैं, तो ये जो माइक्रोब्स की जो सेल वॉल है उसको सिंथेसाइज यानी कि बनने से रोकते हैं। डैमेजिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो सेल वॉल होती है माइक्रोब्स की उनको भी डैमेज कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। इनहिबिट्स द जेनेटिक फंक्शन, उनका जो जेनेटिक फंक्शन होता है डीएनए आरएनए उनको भी म्यूटेट कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इंटरफेयर द मेटाबॉलिज्म, तो जो इनका मेटाबॉलिज्म होता है उनको भी जो है वो ख़त्म कर देते हैं। अभी हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स का हम सभी को पता है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काजिंग होता है उसके अगेंस्ट यूज़ की जाती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक का इन्वेंशन किया था, तो उसका नाम था पेनिसिलिन। तो और अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन दो जो हमारी जो है एंटीबायोटिक्स हैं। तो उसके बाद हम एंटीबायोटिक अटैक्स ऑन द माइक्रोब बाय इनहिबिटिंग द सेल सिंथेसिस। तो एंटीबायोटिक्स कैसे एक्शन करती हैं, कैसे उनका मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले वो क्या करती हैं, जो माइक्रोब्स की जो सेल वॉल होती है, सेल में हम सभी को पता है, तो सेल वॉल जो है उनको सिंथेसाइज बनने से रोकती है। और जो जो साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको भी डैमेज कर देती है। तो उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो सेल के अंदर, उसको भी जो है ख़त्म कर देती है। और इनहिबिट द स्पेसिफिक एंजाइम सिस्टम, तो उनके सेल के अंदर जो एंजाइम्स जो कुछ वर्क कर रही होती हैं तो उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। पास्चराइजेशन हमने शायद पहले ही पढ़ लिया, किसी भी चीज़ को अगर हम उबालते हैं, जहाँ हाई टेम्परेचर पे उसको ट्रीट करते हैं, तो उसमें से जो है बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बॉइलिंग ऑफ मिल्क, तो ये किसने डिस्कवर किया था, लूज पास्चर ने 19th सेंचुरी में इसका डिस्कवर किया था पास्चराइजेशन का। तो पर्पस होता है, तो इसमें पर्पस भी हमारा सेम ही है कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है लिक्विड में, जैसे उसको कम करना या उसको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म काजिंग एंड स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो जो जब हम किसी फूड को या किसी फूड रिलेटेड जो भी जैसे मिल्क है उसको हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, तो उसके बाद जो क्या होता है, जो उसमें से पैथोजन काजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन, तो होल्ड मेथड होता है। तो होल्ड मेथड में हम देखते हैं कि हीट जो है वो कितनी होती है, 62 डिग्री सेल्सियस, वो कितने मिनट तक दी जाती है, 30 मिनट तक। फॉलोड बाय द रैपिड कूलिंग एट 5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हीट किया जाता है 30 मिनट तक 62 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद क्या होता है, जल्दी से उसको क्या किया जाता है, कूल कर दिया जाता है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। दूसरा होता है फ्लैश मेथड। तो फ्लैश मेथड में
हमारी जो हीट है वो 72 डिग्री सेल्सियस तक दी जाती है, वो भी 15 सेकेंड तक, और उसके बाद उसको रैपिडली जल्दी से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ठंडा कर दिया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी पास्चराइज्ड बाय दिस मेथड। तो जो बड़े हाई क्वांटिटी पे जो मिल्क होता है उसको इस मेथड से जो है पास्चराइज किया जाता है। सेप्सिस, अभी सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस मीन्स द फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कंटैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सेप्सिस में हम देखते हैं कि इसमें जो है दो प्रोसेस होते हैं, किसी भी सरफेस या एरिया को फ्री कर देना किससे, इन्फेक्शन से, या उसको प्रिवेंट करना ऑर्गेनिज्म के साथ कंटैक्ट में आने से। तो इसमें क्या दो टाइप का होता है, एक मेडिकल सेप्सिस होता है, एक सर्जिकल सेप्सिस। तो मेडिकल सेप्सिस में ऑल प्रैक्टिस दैट रिड्यूस द नंबर एंड ग्रोथ ट्रांसफर द स्प्रेड ऑफ माइक्रो पैथोलॉजिकल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे इंक्लूड द हैंड वॉश, बाथ, क्लीन एनवायरनमेंट, ग्लव्स, ग्रोइंग एंड बेरिंग मास्क। तो हम देखते हैं कि जो मेडिकल सेप्सिस में हम क्या देखेंगे कि मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से या स्प्रेड होने से रोकने के लिए क्या किस किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हैंड वॉश का यूज़ किया जाता है, बाथ का यानी कि नहाया जाता है, सोप के साथ इन्वायरमेंट को क्लीन किया जाता है, चाहे वो रेडिएशन से हो, चाहे वो डिसइंफेक्ट किया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। और जो ग्लव्स का यूज़ किया जाता है जब आप किसी एक इन्फेक्टेड एरिया को ट्रीट कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके स्किन के साथ उसका कंटेक्ट नहीं होगा। तो ग्राउंडिंग हो गया कि पूरी बॉडी को कवर कर देना है। ग्राउंड सा आता है, जैसे कि हम ओटी थिएटर में जाते हैं तो हमें एक ड्रेस मिलता है जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं। तो मास्क भी आज के दिनों में हम सभी को पता है कि वो भी बहुत हद तक जो है प्रिवेंट करता है जो है स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर्जिकल सेप्सिस की बात की जाए तो प्रैक्टिस दैट कीप एन एरिया एंड ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक इंक्लूडिंग स्पोर्स एंड वायरस। तो प्रैक्टिस करते टाइम यानी कि किसी एरिया के ऊपर जब कोई ऑपरेट कर रहा है तो उस एरिया को ऑपरेट करने से पहले आपको क्या करना है, उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज करना है, जहाँ सैनिटाइज या क्लीन करना है या एंटीसेप्टिक करना है, ताकि वहाँ पे जो है वो पूरे तरीके से जो है वो ऑर्गेनिजम्स, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। बायोसेफ एंड बेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोसेफ और बेस्ट मैनेजमेंट में आपको क्या देखना है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट के। तो सेपरेशन, सबसे पहले हमें सेपरेट कर देना है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिक जो है उसको सेपरेट करना है, शार्प मेटल को जो है वो सेपरेट कर देना है, जो मेटल्स हैं उनको सेपरेट कर देना है, प्लास्टिक आर्टिकल्स को सेपरेट कर देना है, और जो इन्फेक्टेड जो जैसे कि स्पूटम हो गया, जैसे कि ड्रेसिंग्स होगी, तो उनको अलग से रखना है। तो यही होता है, सबसे पहले सेपरेटिंग करना है, तो ये सेपरेशन में हमने बता दिया। तो आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि अलग अलग जो वेस्ट को जो है स्टोर करने के लिए अलग अलग बॉक्सेस होते हैं या कंटेनर होते हैं। तो यानी कि कलर कोडिंग हमें याद होनी चाहिए कि कौन से कलर के बॉक्स में जो है वो कौन से जो है हमें आर्टिकल को डिस्पोज करना है। हैंडलिंग, कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो हैंडल कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है और ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ साइड एंड साइड, तो उसका ट्रीटमेंट जैसे कि कुछ हम कैस्टराइजेशन बोल रहे थे कि उसको बर्न करके डिस्ट्रॉय कर देना है। वेस्ट रिडक्शन बाय श्रेडिंग एंड इंक्रीजन। तो इंक्रीजन वैसे वही जो रिड्यूस करना है, कैसे श्रेडिंग, उनको कैसे डिस्पोज करना है, चाहे उनको चाहे ज़मीन के नीचे दबाया जाए, चाहे वो उनको बर्न कर दिया जाए। तो ये सब हो गया। तो अभी नर्स का क्या रोल होता है डिसइंफेक्टेशन में, डिसइंफेक्ट द वेस्ट प्रॉपरली। तो नर्स को चाहिए कि वो जो वेस्ट होता है उसको प्रॉपरली जो है डिसइंफेक्ट करे, डिस्पोज करने से पहले, यानी कि किसी भी आर्टिकल जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट किया होना चाहिए। जैसे कि यूरिनरी बैग्स वगैरह का अच्छे से जो है डिस्पोज किया जाना चाहिए। मेक द रिसाइकल आइटम, मेक द रिसाइकलेबल आइटम अनयूज,
अनयूजेबल, पता नहीं ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो जो रिसाइकल आइटम्स होती हैं तो उनको यो क्या करना है, उनको अलग से डिस्पोज करना है ताकि वो दोबारा से रीयूज़ की जा सकें डिसइंफेक्ट करने के बाद। आइटम्स लाइक ग्लव्स, syringes शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर यूज टू प्रिवेंट रीयूज। तो जो ग्लव्स होते हैं, syringes होते हैं, उनको टाइमली जो है डिस्पोज कर देना चाहिए ताकि उनको कोई दोबारा से यूज़ ना कर ले। कलर कोडिंग शुड बी डन एज पर रूल। जैसे ही कलर कोडिंग होती है उसका भी जो है अकॉर्डिंग टू जैसे रूल हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है, याद रखना है। नीडल एंड सिरिंजिंग शुड बी प्लेस्ड इन पंचर प्रूफ कंटेनर। तो नीडल्स या सिरिंजेस होती हैं उनको उस ऐसे रिजिड जो कंटेनर होते हैं उसमें डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो किसी को चुभ ना जाए। अगर आपको किसी पॉलीथीन बैग में उसको डिस्पोज करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है कि जो भी उसको कैरी करेगा तो उसको क्या है, उससे क्या हो जाएगा, प्रिक लग सकता है और उसको इन्फेक्शन काज हो सकती है क्योंकि वो सारे जो है डिस्पोज्ड जो है मटेरियल होगा वो इन्फेक्टेड होगा। तो इसके साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि मेहनत लगता है और साथ में ऐसा है कि एक एक टॉपिक जो है वो बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो बहुत सारी बुक्स को ढूंढने के बाद कहीं एक एक टॉपिक अवेलेबल हो पा रहा है। तो आई होप कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा जल्दी से जल्दी। तो आपका बस इतना ही काम है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता और वीडियोस को देख के छोड़ देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।